हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एटम के बारे में जाना कि एटम क्या होता है। उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डाले, ठीक है। उसमें से हमने जो टू लॉज हैं उनके बारे में डिस्कस भी किया और उनको समझा भी। ओके, तो आज हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने सिंबल्स के बारे में देख लिया था कि एलिमेंट्स के सिंबल क्या हैं। जैसे देखो, एल्यूमिनियम का AL है, आर्गन का AR है, बेरियम का BA, बोरोन का B, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम का CA, कार्बन का, और बहुत सारे हैं। अब देख सकते हो इसको, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने एक चीज़ देखी, वेइंग मशीन है, और ये भी पुराने टाइम की वेइंग मशीन है, ठीक है। अब तो इन वेइंग मशीन का बहुत कम यूज़ होता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स ही इसको यूज़ करते हैं वैसे, या तो विलेज लेवल पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी आप किसी स्ट्रीट वेंडर से कुछ शॉपिंग करते हो, जैसे वो आपको देखते होंगे कि फ्रूट बेचने वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो उसमें ना एक आयरन की रॉड लगाते हैं जिसको हम बाट बोलते हैं, ठीक है। जिसपे 1 kg लिखा होता है, 2 kg लिखा होता है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे इस साइड हमने कोई वजन डाला, ठीक है, आयरन की रॉड डाल दी, इसको हम बोलते हैं 1 kg का बाट डाल दिया, तो इस साइड आप देखते होंगे कि कई बार आप बोलते हैं कि हमें 1 किलो गोभी चाहिए, या 1 kg मटर चाहिए, आलू चाहिए, जो भी आप लेना चाहते हो। फिर आप क्या करते हो, इस वाले साइड में क्या करता है, जो भी आपने वेजिटेबल ऑर्डर की होती है उसको डालता है। फिर ये क्या होता है, जब ये बराबर हो जाते हैं तो आपको ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जब भी कोई आता है तो वो इन बाट का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि जो वाट है एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इनके इनके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जो आप वेजिटेबल्स लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, अदर बहुत सारी आइटम्स लेते हैं जिनका वेट होता है, तो उनको जो है आप इनके आधार पे भी लेंगे कि इनका ये स्टैंडर्डाइज हैं। जो बाट होते हैं आपके, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, और उन्हीं के आधार पर हमें क्या करते हैं, हम जो भी सामान लेते हैं, ठीक है, वाई करते हैं, तो वेट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो उसके उसी वही है, वो आगे पढ़ेंगे। देखो, एटॉमिक मास, जिससे अभी आपको समझ आ गया कि हमने क्या रखा था, जो बाट थे वो स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, उन्हीं के आधार पे हमने क्या किया, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स बाई करते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास तो आप देखो समझ रहे होंगे कि एटॉमिक से देखो एटम, और मास का मतलब है मास, तो किसी एटम का मास, ठीक है। तो किसी एक एटम का मास उसको बोलेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। तो देख लो, द टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका जो AMU का क्या है, जो इसका यूनिट है वो है, जैसे हमने पढ़ा था कि हम 1 kg लिखते हैं, तो ये क्या है, ऐसा यूनिट्स है। तो इसी तरह एटॉमिक मास का जो यूनिट क्या है वो U है, ठीक है। और उसमें से जो एटॉमिक मास है ऑफ ए सबस्टांस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो एटॉमिक मास जो होता है वो किससे बना होता है, मोस्टली किससे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको आपको आगे पढ़ोगे कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास नंबर, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई एटम है, ओके, उसका कितना मास है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। बट क्या होता है कि हम जो है एटॉमिक मास को क्या करते हैं अलग, अब एटम्स बहुत छोटे होते हैं। आप देखो, चौक लो, चौक को पीसो, मतलब उसको मैश करो पूरी तरीके से, मतलब उसको पीस लो, तो आप देखते होंगे कितने बारीक बारीक उसमें बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स निकलते हैं। तो आप सोचो उन टीनी पार्टिकल्स का आप वेट कैसे करोगे। आप सोचो कितने छोटे छोटे, और उससे भी छोटे होंगे वो, जब तक वो एटम्स वाली लेवल तक नहीं पहुंच सकते, जब तक वो अनडिवाइडेड नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें करना पड़ता है, उनको इकट्ठा ही वेट करके एवरेज करते हैं उसकी। हम उसको आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक है, ठीक है। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अभी जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कैसी क्वांटिटी है, वो इक्वल है किसके, 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ एन कार्बन 12। मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया
ये जो हमने गवर्नमेंट ने हमारे को ऐसे बांट बनाए होते हैं जिस वजह से 1 kg लिखा होता है, फिर एक पे 2 kg लिखा होता है, तो ये फिक्स है। हम इसी के आधार पे बाकी जो आयरन के वाट होते हैं, ठीक है, उनको बनाते हैं और उनसे ही हम क्या करते हैं, कुछ वाई करते हैं उनके लेवल पे ही, ठीक है। जब तक वो यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे 1 kg आपने यहाँ डाला तो 1 kg सब्जी दबा के यहाँ नहीं डालेंगे तो ये वाली चीज़ इक्वल नहीं होगी। तो वैसे ही क्या होता है एटम्स के भी वैसा ही होता है कि हमें क्या करना पड़ा, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, एटम का वेट करने के लिए हमने क्या किया, कार्बन 12 को वाट की तरह लिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया कि हम इसी के आधार पे मानेंगे कि किसी एटम का वेट कितना है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, इन जो वाट थे उसी तरह कार्बन 12 के जो है मास जो है वो स्टैंडर्ड है एटम का मास जानने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो कार्बन 12 है, ठीक है, और जो वाट होते हैं जो जहाँ पे हम डालते हैं वो इक्वल होते हैं, वो स्टैंडर्ड है। मतलब जैसे बाट वेट का स्टैंडर्ड है जो भी हम सब्जी लेते हैं, और वैसे ही कार्बन 12 किसका स्टैंडर्ड है, किसी एटम का वेट जानने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो क्या होता है, जो एटॉमिक मास है वो कितना है, ठीक है, जो डिफाइंड एज दी क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो किसका जो कार्बन 12 जो है, अब आप बोलोगे कार्बन 12 क्या है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कार्बन 12 क्या है। हमने कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्डाइज माना, ठीक है। तो कार्बन 12 का जितना भी इसका है उसका 1/12 मास वो होता है एक एटम का मास। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपने देखा होगा, एक जैसे आप लिखते हो, जैसे आपने क्या किया, ये लिया, एक आपके पास वाटरमेलन है, किसी के पास, उसके पास वाट नहीं है, तो उसने क्या बोला कि मेरे पास 5 kg का वाटरमेलन है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5 kg का मान लो, या इसको क्या करो 12 kg का मान लो, 12 kg का हमने इसको, मैं ईजी रहेगा 12 kg का, ठीक है। 12 kg का आपने क्या किया, वाटरमेलन किसी बंदे के पास है, किसी स्ट्रीट वेंडर के पास है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अब आप गए, आपको क्या कहा 1 किलो लेना था, ठीक है, वाटरमेलन आपको 1 किलो लेना था, या उसके पास अपने अमरूद लेने चले गए, आप मैंगो लेने चले गए, तो उसने क्या बोला कि देखो मेरे पास तो वाट है नहीं, पर ये जो वाटरमेलन है इसका जो वेट है वो 12 kg है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैंने इसके क्या किए, 12 जो है इक्वल पार्ट्स कर लिए इस वाटरमेलन के, देखो ये इसने इक्वल पार्ट्स 12 कर दिए। तो देखो जो एक आया वो कितना, उसका वेट कितना होगा, देखो इसमें कितने थे, 12 थे, 12 kg, 12 पीस कर दिए इसने, और 12 kg के जब आपने 12 पीस करे तो कितना हो गया, 12/12 kg, क्योंकि 12 पीस किए ना उसने, तो कितना आएगा 1 kg, ठीक है। तो 1 kg कैसे आया, अब आप समझ रहे होंगे 1 kg कैसे आया, क्योंकि देखो हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उनको, 12 पीसीज में किया, और तो सिंगल का क्या होगा 1/12, एक का होगा 1/12, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 kg ही वेट होगा। तो फिर आपने बोला कि मेरे को क्या करो, 1 किलो अमरूद जो है इसको पैक कर लो, तो उसने क्या किया, एक पीस डाला 1 kg का, और उसमें इस साइड भी 1 kg के जितने अमरूद के, जब तक ये वेइंग मशीन इक्वल नहीं आई तब तक वो अमरूद डालता रहा। तो उससे क्या हुआ, तो उससे आपको पता चला कि उसने कैसे यूज़ किया इनका वाटरमेलन का इक्वल पार्ट्स में करके, उसने क्या किया, इनको स्टैंडर्डाइज बना दिया। वैसे ही हमने क्या किया था, हमने जो है कार्बन 12 को स्टैंडर्डाइज माना। अब क्यों मानना 12 स्टैंडर्डाइज कार्बन 12 को, क्योंकि जो कार्बन 12 इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द 2 स्टेबल आइसोटोप ऑफ द कार्बन। तो क्या है, जो कार्बन के आइसोटोप हैं उनमें से सबसे एबंडेंट है, ठीक है। और ये क्या है, द अमाउंटिंग टू द 98.93 ऑफ एलिमेंट्स कार्बन ऑन द अर्थ। तो कितने इसकी जो अमाउंट अर्थ पे उसका कितना है, 98.93 जो एलिमेंट्स है कार्बन के, उनमें सबसे पाया जाता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज माना, क्योंकि अब इतने सारे एलिमेंट्स में पाया जाता है, तो हमने तभी इसको स्टैंडर्डाइज माना। इससे पहले क्या करते थे, इससे पहले हम करते थे ऑक्सीजन का यूज़, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सभी एलिमेंट्स में पाई नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन 12 है वो कितने 98.93 एलिमेंट्स में जो अर्थ के हैं उनमें पाया जाता है, उसकी अमाउंटिंग है। ओके, आई होप आपको समझ आएगी कार्बन 12 हमने क्यों लिया। अब देखो
एक इसको और एक अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई आपने अमाउंट कुछ चीज़ ली, अब वो चीज़ है सिर्फ कुछ बंदों के पास पाई जाती है, ठीक है, तो आप उसको स्टैंडर्डाइज मानोगे या जो सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे आप क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 5 के पास पाई जाती है जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, और 15 के पास पाई जाती है कार्बन, तो आप किसको स्टैंडर्ड मानोगे? जिनके पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कार्बन 12 है वो सबसे ज़्यादा है, तब इसको माना जाता है स्टैंडर्डाइज के तौर पे। फिर आता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, ठीक है, किसका एवरेज मास, किसका एटम का, एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन यूनिट। कितना जो एवरेज मास है एटम का उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम्स, ठीक है। तो कार्बन, आप ये मत देखना कि कार्बन 12 एटम, कार्बन का कार्बन 12 एक एलिमेंट है, एक आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक परिवार है, आप ही मान लो कि आपका कोई छोटा भाई है, उसको मान लो कार्बन 12 है, आप कार्बन 11 मान लो अपने को, तो वैसे ही है कार्बन 12 एक आइसोटोप है, ठीक है। तो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज क्या है? इसको बोलते हैं एवरेज मास ऑफ द एटम। उसको कंपेयर करेंगे किससे? 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम, ओके। फिर ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स का देखो, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। यू देखो यहाँ पे क्या है, इसका एसआई यूनिट है, क्या है? एसआई यूनिट है। कार्बन का कितना है? 12 है। नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का 40 है। इनको प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास वगैरह ये सारे आपको आगे जब आप मोल कंसेप्ट को समझोगे उस टाइम आपको बहुत जो है कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने समझे नहीं होगे ढंग से तो बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ठीक है। जो एटम है आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको बहुत मुश्किल होती है एग्जिस्ट करने में, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, जो एटम्स हैं वो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और आयंस को, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स और आयरन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। और फिर क्या, जो मॉलिक्यूल्स है और आयंस क्या करते हैं, लार्ज नंबर में एग्रीगेट करके क्या करते हैं, मैटर को फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो एटम्स हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो आप बोलोगे नहीं, जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, जब क्या होता है, जब दो या तीन या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स मिलके, ठीक है, मिलेंगे कैसे? केमिकली मिलेंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे और कैसे होंगे? किसी एक फोर्स के द्वारा होंगे, तो उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या? केमिकली बॉन्डेड जो एटम्स हैं 2 और 3 या मोर, बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं, और किसी फोर्स से अट्रैक्ट हो गए और जो चीज़ बनेगी उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल टू एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब क्या है, एटम जो है सबसे छोटा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी आपने यहाँ पढ़ा, देखो यहाँ पे पढ़ा कि वो इंडिपेंडेंटली डज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन क्या है, मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। अब एटम्स बहुत छोटा है, वो कहाँ प्रॉपर्टी को शो कर पाएगा, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो एटम्स हैं या तो एक सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स क्या है, जो एन एलिमेंट्स फॉर्म्ड क्या होंगे, जब सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम इज द मेड अप ऑफ 1 एटम्स वाइल ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। देखिए जैसे आप पढ़ोगे तो जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो
हीलियम को हम, हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं 1, लेकिन वही ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, O2 लिखना पड़ता है। इसका 2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के 2, ठीक है, एटम्स। ओके, तो ये थी एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है, अब यहाँ पे देखो एटोमिसिटी पढ़ो, द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटोमिसिटी। क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बोलेंगे एटोमिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, जैसे हीलियम का, हीलियम एक मोनो एटॉमिक है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि हीलियम का ऐसे H लिखते हैं और 1 है। वहीं क्या है, देखो यहाँ पे देखो H लिखा और हीलियम एक है। वहीं ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या है 2 को क्या लिखते हैं हम, डाई एटॉमिक, ठीक है। तो उनकी एटोमिसिटी है, ठीक है। तो देखो पहले है मोनो एटॉमिक, व्हेन एलिमेंट्स कंप्राइज अ सिंगल एटम, जब किसी कोई एलिमेंट्स कंप्राइज करता है सिंगल एटम्स में, उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। उसमें क्या होता है, सारे जो मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स, वो मोनो एटॉमिक है। वहीं क्या है डायटोमिक, जिसमें क्या होता है कंप्राइज होते हैं 2 एटम्स, ऑल गैसेस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं। फिर आता है ट्राई एटॉमिक, यहाँ पे क्या 3 एटम्स, ओके। वहीं ये टेट्रा, वहाँ पे 4 एटम्स कंबाइन करते हैं, और पॉली में मोर देन 2 एटम्स, और फिर वो आगे को चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एटोमिसिटी का समझ आया कि एटोमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। देखो आर्गन का मोनो एटॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे AR लिखते हैं। वहीं हीलियम है, हीलियम भी मोनो एटॉमिक है। वहीं ऑक्सीजन है O2, हाइड्रोजन है H2, तो यहाँ पे H2 लिखते हैं हाइड्रोजन को। वहीं नाइट्रोजन भी डाइएटॉमिक है, इसमें भी N2 लिखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के भी 2 हैं। फिर फास्फोरस के P4 है, और सल्फर का पॉली एटॉमिक है, यहाँ पे सल्फर के 8 एटम्स मिलके बनाते हैं। फिर है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, the atom of different elements join together in a definite proportion to form molecules of compounds। क्या होंगे कि एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के वो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और जो फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो वाटर। वाटर का क्या होता है, वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वहीं अमोनिया, अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन क्या होते हैं, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिले होते हैं। हमें बोला, हमें पता है कि हमने क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन इसको लिखते हैं हम H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स को लिया है, और वहीं हमने क्या लिया, ऑक्सीजन के 1 एटम को लिया है। तभी क्या हो रहा है, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो बन रहा है वाटर। तो यहाँ पे देखो हमने फिक्स्ड लिया, फिक्स्ड प्रोपोर्शन लिया क्या, किनका, एटम्स का, ठीक है। फिर है आयंस, तो कंपाउंड कंटेन्स मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एक आयंस क्या है, कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है, मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड चार्ज स्पीसीज विच आर नोन एज आयंस। और इनके पास क्या होता है, ये चार्ज स्पीसीज होती है, इनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज होता है या और नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। तो आयन इज अ पार्टिकल दैट हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको बोलते हैं एनायन, और जो पॉजिटिव होते हैं उनको बोलते हैं कैटायन, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनायन, और पॉजिटिव वाले को बोलेंगे कैटायन, ओके। देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज एटम इन एन आयन, और देयर मे बी अ ग्रुप ऑफ चार्ज आयन इन एन आयन दैट हैव नेट चार्ज ऑन द कंपाउंड्स। तो क्या है, ये सिंगल चार्ज का एटम भी और या ग्रुप ऑफ चार्ज एटम्स का भी यूज होता है किसी कंपाउंड्स में, ठीक है। When a group of atoms carries a charge in the compounds is called polyatomic ions। क्या होता है, जब एक कर रहा है तो सिंगल में आएगा, लेकिन जब बहुत सारे एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो 2 या उससे ज़्यादा के एटम्स हैं, वो क्या करते हैं, चार्ज को कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर, उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। अब आपको इसको मैं इनको समझाने के लिए आपको इजी बताऊंगा, पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। लेकिन आपके अभी जब जब आएंगे तो मैं आगे आपको समझाता रहूँगा इनको इजीली वे, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं। फिर आता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है।
जो हम क्या क्यों करते हैं यूज केमिकल फॉर्मूला को, हमें क्या करना है, जो रिप्रेजेंट होती है जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, कि किस तरह से जो कंपोजिशन हुई है कंपाउंड की, उसमें कौन कौन से एटम्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसको हम शो करते हैं सिंबल्स। हमने जो सिंबल्स देखे, देखो यहाँ पे जो वाले सिंबल्स देखे, यहाँ पे जो सिंबल्स देखे, इनकी हम क्या करते हैं, शो करते हैं कि कौन सा एटम कितना हमने उसमें यूज किया है। ओके, तो टू राइट केमिकल फॉर्मूला यू मस्ट नो टू थिंग्स, एक तो सिंबल्स और एक तो बैलेंसी। अब सिंबल्स तो हमने देख लिया पीछे, अब हम पढ़ेंगे बैलेंसी क्या है, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या है वैलेंसी, क्या है, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एलिमेंट्स की, ठीक है। और इसको अदर वर्ड्स में आपको समझना इजीली वे, तो बैलेंसी एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स विल मिक्स विद एटम ऑफ अनदर एलिमेंट्स। क्या है, तो वैलेंसी क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक एटम, ठीक है, कैसे कैसे एटम्स, किसी एलिमेंट्स के एटम मिक्स होते हैं अनदर एलिमेंट के एटम के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन आयन इज रिप्रेजेंट एज H प्लस विच मीन इट्स वैलेंसी इज 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो इसकी H पॉजिटिव आयन है तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिथियम है, लिथियम की एक चार्ज है तो 1 है, ठीक है। वहीं के जो ऑक्सीजन है आयन रिप्रेजेंट एज O2 नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देखो, देखो बेरियम कितनी है, ऑक्सीजन की देखो यहाँ पे, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। फिर वहाँ फ्लोरीन की 1 है, वैसे वैसे देख सकते हो आप कि यहाँ पे कितनी है। देखो मैग्नीशियम की कितनी है, 2 है, और एल्यूमिनियम की 3 है। ओके, तो रूल ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, हम रूल्स देख लेते हैं। हमने बैलेंसी पढ़ ली कि वो बताता है कि वैलेंसी बताती है कि कैसे जो है वो एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम से मिक्स करते हैं। तो फर्स्टली क्या है, वैलेंसीज ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस, कि जो वैलेंसी है, ठीक है, वो आयंस की वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। In a case where both metals and non-metal substances are present in a compound, the name of metal is always written first in the chemical formula. क्या होगा जब हम किसी, देखो हमने कोई सब्सटेंस, यहाँ पे देखो हम मेटल या नॉन मेटल को लिखेंगे, ठीक है। हम मेटल या नॉन मेटल का जब उनको कंबाइन करेंगे तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, मेटल्स को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नॉन मेटल को लिखेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, देखो NaCl, ओके। इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन द आयन इज रिटन इन द ब्रैकेट वेयर बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ आयन्स एसोसिएटेड विद इट। इन द केस ऑफ सिंगल आयन देयर इज नो नीड टू मेंशन द आयन्स इन द ब्रैकेट्स। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे बहुत सारे देखो आयन्स लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम ब्रैकेट, यहाँ पे देखो अगर होगा, यहाँ पे अभी है नहीं, जैसे हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे देखिए हम कोई भी लिखते हैं तो उसके बाद हम ऐसे हमने लिखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर माइनस करके मतलब जो भी चार्ज होगा वो लिख देंगे। लेकिन हम सिंगल में क्या करते हैं, सिंगल में हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जिसे एक्सप्लेन है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो हाइड्रोजन की कितना है, देखो H, और क्लोरीन को, तो इसकी देखो वैलेंसी कितनी है, 1 है, और क्लोरीन की 1 है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl, तो इसकी देखो वैलेंसी कितनी है, एक है, तो HCl एक यूज हो। वहीं देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, तो देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या है, वैलेंसी 1 है, और सल्फर की कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर ये क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं इनको, कि इनको हाइड्रोजन को कितने चाहिए, कितने एटम चाहिए, सल्फर के 2 चाहिए, और वहीं सल्फर को कितने चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखो फिर देखो कितनी आई, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैलेंसी को, वहीं ये चीज़ है, ठीक है। आप इसको इजीली समझ लो अपने हिसाब से, जिससे आपको समझ आएगा, ठीक है। या तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इनको मैं क्या करूँगा, कल इसको आपको इजीली और इजीली
एक्सप्लेन करूँगा। और कल हम क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो मोल कंसेप्ट है आपका, मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड